अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इनसाइड विद अनीक नाजी। वो इस्तेहकाम के जिसकी ख्वाहिश थी, वो इस्तेहकाम की जिसकी कोशिश है, वो इस्तेहकाम के हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट एक साथ मिलकर जितना भी ज़ोर है वो लगा रहे हैं। वो उस इस्तेहकाम को लाने के लिए हर पाकिस्तानी की कोशिश है कि वो इस्तेहकाम आए, स्टेबिलिटी आए और उसके बाद हमारी इकॉनमी के हालात कुछ बेहतर हों, हम कुछ बेहतरी की उम्मीद, ताकि हम आम लोगों की ज़िंदगी में कुछ बेहतरी आ जाए। लेकिन दूसरी तरफ से वो सियासी बेचैनी, सियासी तहरीकें, यहाँ तक तो बात ठीक है जमहूरियत, लेकिन जब ये बात फसाद पे आती है तो वहाँ पे आके हर चीज़ कंप्रोमाइज़ हो जाती है, स्टेबिलिटी फिर एक ख्वाब बन जाती है। तो एक तरफ स्टेबिलिटी लाने की कोशिशें हैं, दूसरी तरफ अपोजिशन हो रही है। उसकी मिसाल मौलाना फजलुर रहमान है। मौलाना फजलुर रहमान ने एक बहुत अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मौजूदा पार्लियामेंट जो है ये अवाम की तर्जुमान नहीं है, इसको बड़ी आइनी तरामीम करने का कोई हक़ हासिल नहीं है। उन्होंने नए इलेक्शन का तकाजा किया है। उन्होंने पीटीआई के हवाले से पख्तूनख्वा पे पीटीआई पे इल्ज़ाम लगाया, केयरटेकर्स गवर्नमेंट पे इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने उनके साथ धांधली करके पीटीआई को इक़्तिदार दिलवाया है। तो वो सारी गुफ्तगू मौलाना फजलुर रहमान ने वही की जो अपोजिशन में होती है। वो भी लॉन्ग मार्च करते रहे हैं, उनकी पार्टी भी धरने देती रही है। लेकिन पीटीआई भी ज़ाहिर है एहतजाज, जलाओ घराओ, लेकिन ये कि ये जो गुफ्तगू अली अमीन गंडापुर ने की, इससे लोगों को उकसाना, फसाद पे भड़काना, ये कहना कि हम एक मारेंगे, तुम एक मारोगे तो हम 10 मारेंगे, ये अंदाज़े गुफ्तगू, ये लहजा एक हुकूमत के वज़ीर आला को क्या ज़ेब देता है, जिसके पास सरकारी मशीनरी है, सरकारी पुलिस है, पूरी सरकार उसके हुक्म पे बजा लाने के लिए तैयार रहती है। क्या उन सरकारी मुलाजमों को दूसरी सरकारी मुलाजमों से लड़ाना मुनासिब है? क्या ये लबो लहजा मुनासिब है? क्या ये गुफ्तगू मुनासिब है? एक यूनिवर्सिटी जिसका नाम मैं जानबूझकर नहीं ले रहा क्योंकि फसाद पर आग डालना कभी मकसद नहीं होता, लेकिन एक यूनिवर्सिटी में आज कौमियतों को लेकर झगड़े की इतलात अब शुरू हो गई हैं। तो इस तरह की गुफ्तगू यूथ पर क्या असर करती है, नौजवानों पर क्या असर करती है, सादा जहन पर क्या असर करती है, और फिर उसका रद्द-ए-अमल क्या होगा? तो फिर कौन सी स्टेबिलिटी, कौन सा इस्तेहकाम? इसके साथ जाहिर है कि कुछ अच्छी खबरें भी हैं, उन पर भी बात करेंगे। लेकिन गुफ्तगू करने से पहले मैं मेहमानों को तारफ़ करवा दूँ। हमारे साथ हमें ज्वाइन किया मलक अहमद ख़ान बचड़ साहब ने, जो कि पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कि मलक साहब आपने हमें वक्त दिया, ज्वाइन किया। और थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे दानियाल अजीज़ साहब, उनका भी हम रद्द-ए-अमल सूरत हाल पे लेंगे। मलक साहब फरमाइएगा कि ये जो यानी अपोजिशन करना, सियासी अपोजिशन करना, इसमें और फिर ये कि एहतजाज की कॉल देते हुए लोगों को बगावत पर उकसा देना, इसके दरमियान एक लाइन होती है, वो आपके यहाँ लाइन क्रॉस होती रहती है, इसकी वजह क्या है? देखें जी, आपने अनीक, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आपने जो पहले बात अपने जो शुरू में आपने की है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब भी धरने देते रहे हैं और वो भी एहतजाज की पॉलिटिक्स करते रहे हैं, तो मैं इसमें आपको सिर्फ यही बताऊंगा कि आपने खुद ही मेरी बात का जवाब दे दिया। जब मौलाना फजलुर रहमान साहब या पीडीएम की उस वक्त हुकूमत थी, पीडीएम उस वक्त बनी थी, तो मियाँ नवाज शरीफ साहब या जितने भी इन्होंने जलसे किए, क्या इनको एनओसी नहीं मिले? क्या धरने इन्होंने किए, इनको एनओसी, ये धरने के मकाम पे पूरी इनको प्रोटेक्शन दी गई? या उससे पहले भी जो हुआ, यानी आप खुद देखें कि मियाँ नवाज शरीफ के साथ भी जो 2002 की इस्टेब्लिशमेंट के दौरान हुआ, तो उस वक्त भी यही पोजीशन थी। अब मैं आता हूँ मौजूदा सूरत हाल की तरफ। देखिए, बात यह है कि अली अमीन गंडापुर साहब की तो आप बात कर रहे हैं, एक ऐसी जमात जो कि कौमी असम्बली में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, उसकी नुमाइंदगी है, एक आपके सबसे बड़े सूबे में जो भी 8 फरवरी को हुआ, उसके बावजूद भी हमारे तकरीबन मोर देन 100 MPs हैं हमारे पास, एक सूबे में गवर्नमेंट है, तो उसके साथ जो सलूक किया जा रहा है, यानी आप कल का देख लें, आप उससे पहले लाहौर का जलसा देख लें, मैं आई विटनेस हूँ, जिस तरह हमारे साथ सलूक किया गया, हमारे बंदों के साथ, हमारे वर्कर्स थे, हमारे रिप्रेजेंटेटिव थे, उनके घरों में चादर और चार दीवारी को तकद्दुस पामाल किया गया। ये देखिए, कभी भी कोई सियासी जमात में आपको ये बता दूँ, कोई भी हो, वो इस तरह के हथकंडों से नहीं ख़त्म होती। आप देख लें भुट्टो साहब की उस वक्त से जब उनको फांसी हुई, कितना नुकसान हुआ पीपल्स पार्टी का, उनके 2 लीडर मर्डर हुए समझें, तो उसके बाद क्या पीपल्स पार्टी ख़त्म हो गई है? तो मैं ये समझता हूँ कि ये रद्द-ए-अमल है, ये रिटेलिएशन है जो इस किस्म के बयान आ रहे हैं। मलक साहब देखिए, मैं आपसे गुजारिश, मलक साहब मैं गुजारिश, कता कलामी की माजरत, मैं सिर्फ इतनी गुजारिश कर रहा हूँ कि आपने दुरुस्त फरमाया, पीपल्स पार्टी के साथ वो सब के सब मजालिम हुए जिनके गवाह आप भी हैं, मैं भी हूँ,
लेकिन पीपल्स पार्टी ने वो रद्द अमल क्या दिया जो पीटीआई की तरफ से या अली अमीन गंडापुर की तरफ से देखने में आता है, मैं गुजारिश ये कर रहा हूं। देखिए मेरी बात सुने, मैं आपको यही अर्ज करता हूँ, उसी तरफ मैं आ रहा था। हमें इन्होंने संजानी जलसे का एक लूला लंगड़ा एनओसी दिया, उसके बाद पूरी रात ये हमारे बंदों को पकड़ते रहे। इन्होंने सी पैक इन्होंने बंद कर दिया, इन्होंने मोटरवे बंद कर दी 2 बजे से लेकर 7 बजे तक। चलो हमने ये काम कर लेते हैं, ये भी हम इनकी ये तसल्ली कर लेते हैं कि हम अपने टाइम के अंदर होंगे। उसी सीएम का, अगर ये उसको इलेक्टेड सीएम मानते हैं तो उसी सीएम का इन्होंने रूट चेंज किया। पहले उन्होंने टेक्सला से आना था, फिर वो सी पैक से आ गए। अच्छा, उसके बाद फिर लाहौर इन्होंने हमें एनओसी दिया, रात को 10 बजे एनओसी दिया, सुबह 2 से 6 का टाइम दिया। हमारे बंदों पे तनकीद भी हुई, लेकिन हमने फिर यही किया कि इनको हम ये बताएं कि हम पुरअमन जमात हैं, हम पुरअमन जलसा करना चाहते हैं। उसके बावजूद इन्होंने जो हाल किया लाहौर का, वो अनीक आपको पता है। देखिए बात ये नहीं है, अच्छा लियाकत बाग में अगर एहतजाज हो जाता, इन्होंने 1 घंटे के एहतजाज को 3 दिन चला दिया। आज भी हमारे बंदे पकड़े, 2 MPS हमारे पकड़े हैं। मेरे अपने शहर मियाँ वाली के 22 बंदे बेचारे मासूम बंदे, वो गए पुरअमन एहतजाज के लिए, उनकी गाड़ी उनके आगे आई, वो थाने ले गए और उन पर दहशत गर्दी की FIR दे दी। देखिए सर बात ये है कि ये इनके रवैयों की बात है। जब तक ये क्या कर रहे हैं इस मुल्क के साथ, ये वो हाल कर रहे हैं। पुलिस को आप ये अभी कभी बात कर रहे थे ना कि चीफ मिनिस्टर अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए, आप खुद देख लें पंजाब में पुलिस हमारे साथ क्या कर रही है। उनकी ज़ाती ख्वाहिशात के बरक्स अगर ये काम करते आवाम के लिए तो भावल नगर जैसे वाक़यात ना होते। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कभी भी कोई पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, इन हथकंडों से वो ख़त्म नहीं होती। रिटेलिएशन बढ़ती है, उनके लीडर्स में भी बढ़ती है और उनकी आवाम में भी बढ़ती है। जी मलिक साहब, जी मलिक साहब हमें ज्वाइन किया है दानियाल अजीज़ साहब ने भी। दानियाल अजीज़ साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। फरमाइएगा कि आप से मैं दानियाल साहब सवाल करूंगा, ये आप वो जो गुफ्तगू मौजूए बहस है वो अली अमीन गंडापुर साहब का वो एक वीडियो पैगाम है जो वायरल हो रहा है, जिसमें वाज़े तौर पर वो एक तशद्दुद और फसाद की तरगीब देते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आपका रद्द-ए-अमल क्या होगा इस पर? जी मेरे ख्याल में ये बहुत अफसोसनाक है। वो बड़ी सीनियर पोस्ट पे है, उनका जो बुर्दबारी है, उनकी तहम्मुल मजाजी जो है, उससे तवक्को की जाती है कि आप आवाम को एक ऐसे रास्ते पे लगाएंगे जहाँ पर इंतशार ना फैले और मामलात और ना बिगड़े, बल्कि आप सुलझाने का किरदार अदा करें। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ ये सुन के कि आज यूनिवर्सिटी में भी स्टूडेंट जख्मी हो गए हैं और इस किस्म की मतलब एथनिक जो है या लिंग्विस्टिक वो डिवाइड उसको प्रमोट कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोग जो हैं वो ना सिर्फ मतलब एक दूसरे से खफा है बल्कि वो फिजिकली नुकसान में है। तो ऐसे तो नहीं होना चाहिए, ये तो ये कोई जिम्मेदारी का सबूत नहीं दे रहे हैं वो। अच्छा, दूसरी बात दानियाल साहब, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मौलाना फजलुर रहमान ने जो आज बयान दिए, उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट जो है वो अवाम की नुमाइंदा नहीं है, हकीकी नुमाइंदा नहीं है, या ये कि उन्होंने नए इलेक्शंस का तकाजा किया, या ये कि उन्होंने ये भी कहा कि इस पार्लियामेंट के पास कोई आइनी तरमीम करने का कोई अखलाकी जवाज़ नहीं है, हक नहीं है। आपका रद्द-ए-अमल क्या होगा इस गुफ्तगू पे? मेरा रद्द-ए-अमल ये है जी कि इलेक्शन कमीशन के पास 60 दिन थे। अगर वो ये जो इब्तदाई डिस्प्यूट्स हुए थे इलेक्शन के, और वो कितने ज़्यादा नहीं थे कि अनमैनेजेबल थे, तो इन 60 दिनों में तकरीबन आधे से ज़्यादा वो निपटा सकते थे अगर वो कोई मुस्तहक फैसले करते। लेकिन उन्होंने उनको रिजेक्ट किया वन टू ऑल, और वो लोग फिर बेचारे मारे मारे सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया कि जब तक इलेक्शन कमीशन एक्यूज नहीं है हम तो नहीं ये सुनेंगे, ये ट्रिब्यूनल्स में जाएगा। जब ट्रिब्यूनल्स की बारी आई तो वहां पर ट्रिब्यूनल्स का आपने पतंगड़ देख लिया कि जी आप ये रिटायर्ड जजेस लगाएं और ये जो सिटिंग जजेस है ये नहीं। हालांकि ये सब यूनानिमसली डिसाइड हुआ था कि सिटिंग जजेस होंगे, उसकी वजह है ताकि ये मिसयूज ना हो सके। और फिर कानून बदल दिए गए रातों रात, और उनको कह दिया गया कि जी आप कंसल्टेशन में जाएं, और फिर जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव जो है वो आमने सामने आ गए। तो मैं समझता हूँ कि 120 दिन थे ट्रिब्यूनल्स के साथ, अब वो भी कब से गुजर गए हैं। तो ये जो एडजुडिकेशन है, अगर ये अपनी सही मायनों में होती, और हमने क्या देखा कि इस्लामाबाद के 3 हलकों में जब वो ट्रिब्यूनल के जज साहब ने रिकॉर्ड मंगवाया तो वावेला मच गया, तूफान मच गया, और लोग आगे पीछे होना शुरू हो गए। तो अजीब गरीब चीजें होनी शुरू हो गई उनके साथ, पता नहीं कोई वीडियो को ये को वो। तो कहने का मकसद ये कि ये नहीं होना चाहिए कि पूरे निज़ाम को आप उल्टा दें। अगर इंसाफ की फराहमी मिल रही थी तो ये मामला निपटाया जाता, तो फिर सब रजामंद होते तो आप इस पार्लियामेंट से फिर करवा लेते। अब तो ये जाहिर बात है कंट्रोवर्शियल है।
तो आप इस्तेहकाम कैसे आएगा? आप मलिक साहब आपको भी इंक्लूड करते हैं, यानी आप कैसे देख रहे हैं कि इस यानी स्टेबिलिटी की तरफ जो आपके इंटरेस्ट में भी है, मेरे इंटरेस्ट में भी है, हर पॉलिटिकल पार्टी के इंटरेस्ट में है कि इकॉनमी पाकिस्तान की स्टेबल हो, हम एक यानी जिन मुश्किलात का शिकार हम सब हैं उससे निकलें, उसका यानी इस्तेहकाम कैसे आएगा? देखिए जी, जिस तरह दानियाल अजीज़ साहब ये बात कर रहे हैं, बात ये है कि 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ, उसके बाद जब तक ट्रिब्यूनल नहीं बनते इलेक्शन कमीशन खुद सुनता है। अच्छा, इलेक्शन कमीशन के पास 60 दिन मौजूद थे, उन्होंने अगर वो ट्रिब्यूनल बना के कुछ रिकाउंटिंग खुद कर लेता, इलेक्शन ट्रिब्यूनल में केसेस फाइनल हो जाते, तो आज कुछ स्टेबिलिटी आ जाती। पहली बात। दूसरी बात ये है कि पहली दफ़ा ये हुआ है, अगर आप हिस्ट्री देखें पाकिस्तान की हिस्ट्री में, कि ये पहली दफ़ा हुआ है कि इतनी ज़्यादा जो उज़रदारियाँ थी वो दाखिल हुई, इलेक्शन पटिशन जो दाखिल हुई, और उसके बाद जो कागजात की मंजूरी और रिजेक्शन पे जो उज़रदारियाँ दाखिल हुई बिफोर द हाई कोर्ट, तो वो भी सबसे ज़्यादा थी। तो मैं ये समझता हूँ कि स्टेबिलिटी अभी भी आ सकती है कि ये सर जोड़ के जो हकीकी मैंडेट है उसको, जो जमात हकीकी मैंडेट के साथ आई है, अभी तो इलेक्शन कमीशन के पास हर चीज़ पड़ी है, अभी तो सारे केसेस हैं, 57 केसेस हमारे पंजाब असम्बली के हैं जो रिकाउंटिंग में हैं, जो फॉर्म 47 और 45 के फ़र्क से जा रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि इतना मुश्किल काम है अगर इनकी नीयत ठीक हो। इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी की बात यह है, मैं आपको ये अर्ज़ करूं कि जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया था कि इलेक्शन कमीशन ने उनके फैसले की सही तशरीह नहीं की, जब इन्होंने हमारे से 13 जनवरी को हमारे से इन्होंने सिंबल लिया और हमारी जमात का इन्होंने, वो वैसे सिंबल होता आवाम का है, जमात की मलकियत नहीं होती, वो आवाम की मलकियत होती है। तो मैं समझता हूँ कि उस वक्त ही जब इन्होंने लिया था, तो वो वाला फैसला जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि इन्होंने गलत तशरीह की है, तो मेरे ख्याल में इस इलेक्शन कमीशन को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था। बट वो अभी तक बैठा है, उसके मखसूस मकासद है, हर किसी को पता है। तो मैं नहीं समझता कि जब लोगों की जेन्युइन नुमाइंदा हुकूमत नहीं आएगी, जब लोगों को पता होगा, चाहे जो हुकूमत भी हो, जब लोगों को ये पता होगा कि ये हमारी नुमाइंदा हुकूमत है, उस वक्त तक स्टेबिलिटी नहीं आ सकती, ये अनारकी फैली रहेगी। हम जितना भी कह लें, हम जितना ग्राउंड पे बात कर लें, लेकिन असल रियलिटी ये है कि जब तक आपकी असल रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट नहीं आती, उस वक्त तक ये मामलात नहीं ठीक होने वाले। जी दानियाल अजीज साहब, एक तरफ से हम यानी इत्मीनान की बातें सुनते हैं हुकूमत की जानिब से या एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से, हम एक दुनिया का ट्रस्ट एक बहाल होता हुआ देखते हैं, IMF की डील उसकी एक मिसाल है, लेकिन दूसरी तरफ इस्तेहकाम नहीं आ पा रहा, हालात तशवीशनाक हैं, और एक वज़ीर आला जो कि सरकारी मशीनरी उसके नीचे है, वो उनको लेकर बाकायदा हमला करने की अगर बात कर दे तो फिर यानी आप इस बात से इत्तफाक करते हैं कि इलेक्शन ही है वाहिद इलाज? मैं समझता हूँ जी अभी भी वक्त है। अगर ये जो डिस्प्यूट्स हैं और जो फैसले किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि रिजर्व सीट्स जो है वो जिसकी जो गिनती बनती है और जहाँ से ये सारा मामला पटरी से उतर गया था उसके ऊपर वापस चलाने की कोशिश की उन्होंने। तो ये रिजर्व सीट्स का मामला जो कि फैसला हो चुका है, अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है उस पर हीले बहाने इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और उसके साथ साथ ये जो ट्रिब्यूनल्स वाला फैसला है, ये फ्री एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसेस आप कर दें। देखें, वो 1, 2, 4 जजेस ने तो नहीं फैसला किया ना, वो तो तकरीबन मेजॉरिटी ऑफ द इंटायर फुल कोर्ट ने की है। और ये नहीं है कि उन्होंने उसको डिटेल नहीं दिया, डिटेल भी दे दी है, उसकी वजाहत भी कर दी है, कंसल्टेशन भी हो गई है। अब अगर उसमें बीच में आके आप खलल पैदा करें, कोई कानून रातों रात ऑर्डिनेंस के जरिए पास करके आप कहें कि जी ये सारा उल्ट पुल्ट कर दें, तो फिर तो आप बेसिकली जस्टिस को डिनाई कर रहे हैं ना। आप ऐसे तो नहीं होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि बड़ी मुद्दत के बाद एक ताज़ा हवा का झोंका आया था कि हमारी जुडिशरी शायद वाकई वो तवक्कुआत जो है पूरी करने को जा रही है जो कि अवाम मुतवक्को थी इनसे हमेशा से, और शायद हम उस पुराने एक अंधेरे में से निकल के एक रोशनी की तरफ जा रहे हैं कि पाकिस्तान में एक नया वजूद अदारों का और आपस में इनके रब्त का तरीक़ाकार है, जिसमें शुरू में काजी ईसा साहब कह रहे थे कि हम पार्लियामेंट को रिस्पेक्ट करते हैं, उनके फैसलों को, लेकिन रफ्ता रफ्ता क्या हमने देखा, वो साथ उन्होंने कुछ अपनी गलतियां भी मानी कि भुट्टो साहब के साथ क्या हुआ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं था कि आप पुरानी गलतियां मान लें ताकि आप नहीं कर सकें। बात तो ये थी कि आप नया जो तरीका है अपना वो अपनाएं जिसपे लोगों को उम्मीदों उमंगों को पूरा करें। और दूसरा मैं समझता हूँ कि जो
आईनी तरमीम है, ये कोई छोटा मामला नहीं है। इन एनी केस फर्ज करें आपके पास 230 क्यों ना होती रूलिंग पार्टी के पास, तो उसमें भी अगर आप देखें माजी में भी जब कोई मतलब रिडिकुलस चीज सामने आई है, नून लीग खुद 2/3 मेजोरिटी में थी, जब वो अमीर उल मोमिनीन बनने को जा रहे थे उन्होंने खुद ही वापस ले लिया। तो कहने का मकसद ये है कि ये आईनी तरमीम बड़ी सेंसिटिव चीज़ है। पाकिस्तान में बड़ी तल्ख एक तारीख है मुख्तलिफ आइनों के साथ तजर्बा करते हुए। अगर एक यूनानिमस हमारे पास आइन मिल ही गया है तो फिर हमें ये लाजिम है कि उसके तकद्दुस को हम पामाल ना करें और इसको प्रॉपर एक ट्रांसपेरेंट वे में बाकायदा टीवी पे दें। आप सब्दा तो अभी तक रूलिंग पार्टी कह रही है हमारे पास भी नहीं है, तो बाकी ने क्या फैसला करना है? तो ये रात के अंधेरे में ये चीजें नहीं होती। आप इसको प्रॉपर 4-6 महीने लगा के बहस करवाएं बार काउंसिल, बार एसोसिएशन का, हमारी जो लीगल फ्रेटर्निटी है, रिटायर्ड जजेस का, हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज के जो थिंक टैंक है या जो भी उनके स्पेशलिस्ट हैं, वो अपनी राय दें, अपनी तरमीम लेके आए और उसको बहस करें, फिर वो पार्लियामेंट में उसकी डिबेट हो और चीज को सामने आए जिसमें पाकिस्तानी जो है मुस्तकबिल के लिए कोई सोचे कि हमने कोई अच्छा फैसला किया। जी ये तो वक्त हुआ जी कमर्शियल ब्रेक। आई एम रियली सॉरी आई हैव टू कट यू। वक्त हुआ जी कमर्शियल ब्रेक का। मलिक साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। वक्त हुआ है जी, इसके बाद मुलाकात होती है जी। वेलकम बैक। गुफ्तगू हो रही है इस्तेहकाम का रास्ता कैसे तलाश किया जाए। दानियाल अजीज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। दानियाल साहब, गुजारिश ये है कि जो हुकूमत है वो जो पुरानी सियासी जमातें हैं, नून लीग हो या पीपल्स पार्टी हो, उनके जानिब से कई मरतबा मुज़ाकरात की पेशकश की गई है, कई दफ़ा कोशिश की गई है कि PTI को साथ बिठाया जाए या बाकी तमाम अपोजिशन को साथ बिठाया जाए। आपके ख्याल में इन एफर्ट्स का कोई फ़ायदा हो सकता है कि ये मौजूदा निज़ाम अपनी मुद्दत मुकम्मल कर ले, या आपके ख्याल में ये नहीं हो पाएगा? मेरे ख्याल में अगर ये मकासद इनके ये है कि ये मुख्तलिफ हीले बहाने इस्तेमाल करके तो अपोजिशन को दबा दें और उनका जो राइटफुल प्रोसेस है उसको डिनाई कर दें, तो फिर जाहिर बात है कोई भी रिएक्ट करेगा। वो जो कैदी है या नहीं है वो एक अलग मामला है, वो केसेस चल रहे हैं, लेकिन ये मामला तो पूरी जमात के हैं ना। अब ये सारे लोग जो फाइल किए हैं मुख्तलिफ जो पिटिशंस हैं इलेक्शन के हवाले से या जो रिजर्व सीटों की बात है, ये तो सारे 9 मई वाले तो नहीं है ना। आखिरकार मतलब इस चीज़ को कहीं ना कहीं तो मतलब आगे बढ़ना पड़ेगा। जो भी उनके हैं वो केसेस चल रहे हैं, जिनको जिनको सजा मिलती है वो दे दें, लेकिन अभी ये लोग तो मौजूद हैं पार्लियामेंट में, सेनेट में, और वहाँ पर इनकी जो तादाद है जितनी भी है वो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला भी कर दिया है कि उसकी मुताबिकत में इनको हिस्सा मिलना चाहिए। और इसी तरह से जो इलेक्शन एक्ट है उसमें वाज़ेह तौर पर जब इलेक्शन लड़ा गया था उस वक्त बता दिया गया था कि अगर कल को आपकी कोई डिस्प्यूट होती है तो उसका सिटिंग जज जो है, तो ये बाद में आके सारे को चेंज करना तो पूरे इलेक्शन को जो है मुतनाज़ा कर देता है। फिर ये उस तरफ धकेल रहे हैं कि री इलेक्शन हो। अगर ये इन चीज़ों को ऐसा तरीके से निपटा दें तो फिर मामला जो है ये सुलझने की तरफ जाएगा बजाय के बिगड़ने की तरफ जाएगा। अच्छा ये बताइएगा कि आपकी साबका जमात मतलब PMLN जो है वो आपके उसकी कारकर्दगी को आप बतौर सियासी जमात कैसे देखते हैं, यानी हुकूमत के अलावा सियासत वो कैसा कर रहे हैं? मेरा ख्याल है तो ये टोटल इनकॉम्पिटेंस इन्होंने दिखाई है जी। ये जो एपिसोड हुआ है ये तो पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ कि रात के 3:30 बजे तक हम देख रहे हैं कि जी पार्लियामेंट कोई आ रहा है कोई जा रहा है और 2 मिनट का सेशन हो रहा है और ये गाड़ियां निकल रही हैं और गाड़ियां आ रही हैं और मशवरे हो रहे हैं। ये आईनी तरमीमें ऐसी होती हैं रात की तरीके में। तो ये तो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि एक टोटल फेलियर मैं कह सकता हूँ। और ये जो भी इसका जिम्मेदार है, जाहिर बात है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, जिम्मेदार तो कोई ठहराया नहीं जाएगा। और ये बात रात की और कोशिश करेंगे कि सीधे मुंह इसको लेके आगे चले, लेकिन ये तो एक जख्म जो है ये लोगों के दिलों में और दिमाग में आ चुका है। और ख़ास तौर पे ये सो कॉल्ड मैनेजमेंट थी, इनको चाहिए कि पहले तय कर लेते। इनके पास तो मुसद्दा भी नहीं था तय, ये खाक करना था इन्होंने। तो मैं समझता हूँ कि ये इस तरह से पूरी जुडिशरी को अधेड़ देना और पाकिस्तान के ना सिर्फ मईशत को बल्कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल को ये सवालिया डालने की बात है। तो ये सिर्फ ये नहीं है कि आपने मतलब एक दूसरे के दरमियान को लूडो खेल रहे हैं तो आपने एक ईटी उठा ली बीच में से। ये पूरे 5वां बड़ा मुल्क है ये दुनिया का, ये कोई तरीका नहीं है चीज़ें निपटाने का। अच्छा नहीं, लेकिन जो दूसरी तरफ से पंजाब गवर्नमेंट के मिसाल के तौर पे जो आए दिन के प्रोजेक्ट्स हैं, आप समझते हैं कि वो ई-बाइक्स हों या वो रेडियो के प्रोग्राम हों या वो झींगा फार्म्स हों वगैरह वगैरह, मतलब दूध का मामला हो, बहुत सारे उनके प्रोजेक्ट्स हैं, तो उससे आपके ख्याल में नौजवान जो हैं वो उनमें मकबूलियत नहीं मिल रही? मेरा नहीं ख्याल जी, मेरा बिल्कुल नहीं ख्याल जी। आप देखें ये तो एक किस्म का हुकूमत क्या चल रही है, ये तो नीलाम घर बन गया कि ये जी सोलर पैनल आपका हुआ, ये जी ट्रैक्टर आपका हुआ, ये जी व्हील चेयर आपका हुआ, ये जी वो फलाने की तरफ से ये जो 4 कार्ड है, मतलब हिम्मत कार्ड है, सेहत कार्ड है, जरी कार्ड है,
ये खाद की बोरी आपकी हुई, यानी ये बिजली के बिल की जो है ना कम कीमत आपकी हुई। इस तरह से ये मतलब ये सेल, लूट सेल लगाई हुई है और कितनों को मिल रहा है। ये पंजाब एक पूरे मुल्क जितना सूबा है, इट्स ह्यूज पार्ट ऑफ पाकिस्तान। और अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, फर्ज करें कि ये जो ट्रैक्टर स्कीम निकाली है इन्होंने अभी, तो मेरे जिले में जितने ट्रैक्टर आने हैं वो 127 हैं। अब मेरे जिले में मेरे ख्याल में 127 से ज्यादा तो यूनियन काउंसिल है। तो एक यूनियन काउंसिल में एक ट्रैक्टर आएगा तो आपने क्या खोया क्या पाया। यानी मतलब है कि एक लायानी कोशिश है ना, पैसे उजाड़ने वाली बात है, बजाय कि आप उनको, यू कैन गिव समबडी अ फिश फॉर अ डे बट दैट वोंट हेल्प देम, यू हैव टू टीच देम हाउ टू फिश। उनको मछली पकड़ना सिखाने, ना कि आप उनको एक मछली दे के अपने आप को बड़े सखी समझने शुरू कर दें। तो ये अंदाज हुकूमत जो है, मुझे इससे बुनियादी तौर पर इख्तलाफ है कि ये कोई तरीका नहीं है। आप कोई पुख्ता देरपा पॉलिसीज दें जिसमें बच्चों की जो इस वक्त 10-11% से तजावज कर गया अनएम्प्लॉयमेंट, इस बेरोजगारी, इस वक्त जो महंगाई है, जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है जिसमें रोजमर्रा के गरीब लोगों के इस्तेमाल की चीजें हैं, वो अभी भी 12.5% डबल डिजिट में है। और यहाँ पर जो है ना थपकियां दी जा रही हैं। 14 तारीख अगस्त को इन्होंने कहा कि हम इकोनॉमिक प्लान दे रहे हैं, बड़े धूमधाम से बड़े कंसल्टेंट आए गए और जिस पे काम हो रहा है, कुछ नुकात उनके लीक भी कर दिए गए जी, बस आ रहा है प्लान और वज़ीर आज़म साहब अनाउंस करेंगे जी और आवाम से खिताब करेंगे। वो खिताब ही नहीं हुआ। यानी इनके पास इकोनॉमिक प्लान ही कोई नहीं है। सारा पीडीएम की गवर्नमेंट गुजर गई, अभी तो इनको समझ ही नहीं आ रही क्या करना है। आप एफबीआर में देख लें, इन्होंने अभी कल 5 नई कमेटियां बना दी हैं। यानी टास्क फोर्स अलहदा थी, उससे पहली वाली कमेटियां अलहदा थी जो 3-3 बनाई थी, अब फिर टास्क फोर्स बना दी, अब टास्क फोर्स के आगे भी 5 कमेटियां बना दी। यानी कहने का मकसद ये, इनको कुछ पता नहीं है क्या करें। जब भी हम किसी नई जो कमेटी या टास्क फोर्स बनाते हैं उसकी तवक्को हम रखते हैं कि अब इसकी सिफारिशात सामने आएंगी, वो क्या पता चलता है कि जी वो सिफारिशात कैंसिल होकर 5 कमेटियां और बन जाती हैं। और यही कुछ पावर सेक्टर में हो रहा है। तो आप फिर मुझे बताएं, यही तो 2 सेक्टर हैं जो कि पाकिस्तान को अकेले अकेले डुबो सकते हैं, एक एफबीआर और एक आपका पावर सेक्टर। उन दोनों में ये बुरी तरह फेल हो रहे हैं। ये 2-2 महीने की चेपियां लगा के जो IMF से सजनिश हुई है पंजाब की और मरकज की, इस तरह से हम नहीं इजाजत देंगे, ये सबूत है इस बात का कि ये लल्ले तलल्ले मार रहे हैं और इनको कुछ पता नहीं है क्या कर रहे हैं। 2-2 महीने की, अगर आपने 2 महीने की चेपी लगानी थी, उस 2 महीने में बताएं ना कि आप क्या करेंगे ताकि आइंदा ये मामला हल हो जाए, जो पहले आप नहीं कर सके, आपको वक्त दरकार था। ये भी कोई नहीं है, इनके पास प्लान ही कोई नहीं है, रेडिया खाली है, बेचता ही कुछ नहीं है। असल बात ये है। लेकिन देखिए, वो तो ये कह रहे हैं कि बल्दियाती इलेक्शंस अगर आज हो जाएं तो वो भारी अक्सरियत से जीत सकते हैं। सो आप मुझे लगता है बिल्कुल अक्सरियत से पंजाब पुलिस जिता सकती है इनको। आप सही कह रहे हैं। इनका ख्याल है कि सारे इलेक्शन उसी तरह होने जैसे 9 तारीख वाला हुआ है। 8 तारीख को तो इलेक्शन ही नहीं हुआ, इलेक्शन तो 9 तारीख को हुआ है। तो बल्दियाती इलेक्शन अगर मतलब आप यानी पॉसिबिलिटी आप देख रहे हैं कि ये करवा देंगे? आप देख लें, इस्लामाबाद में होना था, 2 दफा डेट दिया, फिर किधर गया वो सारा कुछ? उन्होंने कानून ही बदल दिया। एक सैंपल आपके सामने है ना, उधर क्या हुआ फिर? तो दानियाल साहब, आपके ख्याल में कि यानी गैर मकबूल हुकूमत जो है वो माजी में भी काफ़ी यानी आपके ख्याल में मुद्दत पूरी हो जाएगी ये इसी तरह से, जैसे कहा जाता है कि इंतशार के हम आदी हो चुके हैं? बात गैर मकबूलियत की नहीं है। अगर इनके पास कोई सिमत होती, अगर इनके पास कोई सोल्यूशंस होते, अगर इनके पास कोई पैगाम होता जो कि ये आवाम तक पहुंचा चुके होते या पहुंचाने की तगोदों में होते, जिसके जरिए से पाकिस्तान को निजात मिलनी थी, पाकिस्तान की मईशत को तकवीत मिलनी थी, महंगाई जो है वो नीचे आनी थी और ये जो बेरोजगारी है इसका कोई हल निकलना था, और हम पाकिस्तान में ना सिर्फ IMF के रहमो करम पे फेंक दिए जाते, बल्कि हमारे पास अपना कोई प्लान होता जिसमें पाकिस्तान 4-5-10 सालों में एशियन टाइगर बनने को जा रहा होता। वो तो है कोई नहीं, तो फिर ये क्या बेचे? इनको तो समझ आ गई है कि हमारी रेडी खाली है। देखें, अब ये कहते हैं हमने हर घर को हेलीकॉप्टर दे देना है। पहले इन्होंने हवा में ट्रेनें चला दी, हवा में जब ट्रेनें चलाई तो कितने वोट मिल गए इनको? लाहौर तो ये हार गए सारा। तो अब हर घर को आप हेलीकॉप्टर दें, हवाई जहाज बांटने शुरू कर देंगे। जहाँ सोलर पैनल नहीं काम आएगा तो आप हवाई जहाज ले लीजिए, नीलाम कर कितनी देर चलाएंगे? ये रेवड़ियां बांटने वाली सियासत से अब ये कौम सुलझने वाली नहीं है। ना वो पुरानी सियासत रही है मियां नवाज शरीफ वाली कि 2-4 सड़कें बना दे और वोट ले ले गरीब लोगों से, बेचारों से। लोग जो है दुनिया पे आ गए हैं। ये मतलब अगली सदी शुरू हो गई, किस दुनिया में फिर रहे हैं ये बच्चों की तरह। ये मतलब इन्होंने खेल बनाया हुआ है और अब अनट्रेंड अनप्रोफेशनल बिल्कुल अप्रोच है इंसानों की। जी दानियाल अजीज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें बहुत वक्त दिया। इससे पहले कि मैं कमर्शियल ब्रेक अनाउंस करूं, मैं गुजारिश करता चलूं कि PMLN के लीडर से हमने रब्ता किया था कि वो उन तमाम गुफ्तगू का जवाब देते। जावेद लतीफ़ साहब, उन्होंने हमें वक्त दिया था, कन्फर्म किया था। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि जावेद लतीफ़ साहब का प्रोफेशनल कंडक्ट बड़ा घटिया है, बड़ा गैर जिम्मेदार है,
वो अपनी बात से फिरने वाले आदमी हैं, या उनको अपनी बात का पास नहीं है, वादे का ख्याल नहीं है। मैं ये सारी बातें नहीं कहूँगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जावेद लतीफ़ साहब के जैसे आदमी को जब वो कमिटमेंट करता है तो उसको ऑनर करनी चाहिए। वक्त हुआ है जी कमर्शियल ब्रेक का, इसके बाद यही मुलाकात होती है। देखते रहिए पब्लिक न्यूज़। जी वेलकम बैक। इकॉनमी और स्टेबिलिटी, यही है वो दो मौज़ूआ जिन पर गुफ्तगू हो रही है। इस्तेहकाम पर बहुत बात हो गई, पॉलिटिकल बैकग्राउंड पर बहुत बात हो गई, इकॉनमी रह गई। डॉक्टर खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। आप हमारी रहनुमाई करेंगे। IMF का जो मौजूदा हमें बेल आउट पैकेज मिला है पाकिस्तान में, जो इकॉनमी की आज बहुत इंपॉर्टेंट ऐलान हुए हैं। बताया गया है कि वफाकी वजारतें ख़त्म की गई हैं, कम से कम 6 और 1.5 लाख के करीब बताया जाता। औरंगज़ेब साहब ने बताया वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना कि वह खाली असामियाँ जो हैं उनको ख़त्म करने का फ़ैसला कर लिया गया है। तो क्या ये हम वाकई अब सादगी की तरफ जा रहे हैं? क्या ये तब्दीलियाँ कोई स्ट्रक्चरल चेंज हैं, या ये तब्दीलियाँ जो हो रही हैं ये माजी की तरह कॉस्मेटिक्स हैं, सियासत है, ऑप्टिक्स है, या ये कोई सीरियस एफर्ट है कि वाकई हम सादगी की जानिब वाकई जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? डॉक्टर साहब हमारी रहनुमाई करेंगे। जी डॉक्टर साहब, फरमाइएगा कि आपके नज़दीक आप यानी मौजूदा हमारी पॉलिसी और जो हम जिस तरफ जा रहे हैं इकॉनमी, आपका क्या रद्दमल होगा इस पर? हाँ जी साहब, एक तो बात बिल्कुल आया है कि IMF के बगैर मुल्क को चलाना इस वक्त कोई प्रूडेंट पॉलिसी नहीं थी। सो IMF की इंगेजमेंट ने एक स्टेबिलिटी दी है, जिसका मतलब है कि लोगों के लिए सबसे बढ़ के जो कीमतों के बढ़ने की शरह है उसमें खातिर खा कमी आई है। रुपया स्टेबल है तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमत नीचे आई है, तो लोगों को 24-25 रुपए पेट्रोल भी और डीजल भी सस्ता मिलना शुरू हुआ है। इसी इन्फ्लेशन के नीचे जाने की वजह से जो आपका पॉलिसी रेट या इंटरेस्ट रेट आम ज़बान में कहें, वो भी 450 BPS या 4.5% नीचे आया है। अगर अनीक भाई ने गाड़ी खरीदनी हो तो उनकी किस्त सालाना की अगर 1 लाख की गाड़ी खरीदें तो 22,000 की बजाय अब 17,500 रह जाएगी। सो उनको एक मदद मिली है। अगर मैंने कोई प्लांट लगाकर चीज़ बनानी हो तो मेरी भी जो बोरोइंग है वो चीपर हो गई है। इसके साथ साथ जो असल वजह है फंड के पास जाने की, वो पाकिस्तान के 26 अरब डॉलर हैं जो हमने देने हैं इस साल, उनका जमा करना, मौखर करना, रीप्रोफाइल करना, ये सब मुमकिन हो गया पाकिस्तान की एंगेजमेंट की वजह से। ये है ट्रू पिक्चर ऑफ वेयर द इकोनॉमी स्टैंड्स टुडे। अब आप दूसरी बात जो है, हमने एक टैक्स हेवी बजट लाए इस फंड के प्रोग्राम में जाने के लिए। हमने ये भी एग्री किया कि हम प्रोविंशियल जो 4 गवर्नमेंट्स हैं, और उसका जिक्र भी आज हुआ, अथॉरिटीज़ ने किया, उनको रोप इन करेंगे जब हम ये प्रोग्राम करेंगे। अनीक साहब, जब भी हमने इससे पहले 23 प्रोग्राम किए हैं, हमने कभी भी फेडरल गवर्नमेंट से नीचे की सतह पर प्रोविंसेस को रोप इन नहीं किया। और मुझे ये बात इसलिए मालूम है कि जो ओनली कंप्लीटेड प्रोग्राम है, जो 22वां प्रोग्राम, जो 21वां प्रोग्राम 13-16 का था जो पाकिस्तान ने कंप्लीट किया, वो मैंने एंकर किया था पाकिस्तान के लिए। सो आई नो कि हम उनको फेडरल गवर्नमेंट तक रखते थे। इसलिए इस प्रोग्राम में एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, इस प्रोग्राम में एक नया फिस्कल पैक्ट जो 4 प्रोविंसेस के साथ फेडरल गवर्नमेंट ने करना है। इसी तरह जो हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं उसमें इंसेंटिवाइज नहीं कर सकती प्रोविंसेस कोई बिजली पे सब्सिडी नहीं दे सकती। ये सारे काम जो हैं वो प्रोविंसेस ने रोपन करने हैं। सो इट विल बी अ चैलेंजिंग प्रोग्राम एज वी मूव फॉरवर्ड, बिकॉज इसमें जब अहदाफ, इंडिकेटिव टारगेट्स, परफॉर्मेंस क्राइटेरिया सामने आएंगे, बेंचमार्क सामने आएंगे, जब IMF की वेबसाइट पे उनका डॉक्यूमेंट डाउनलोड आप कर सकेंगे जिसमें दिखाई देगा कि क्या तय हुआ है, तो अंदाज़ा यूं होगा कि पाकिस्तान के लिए एक चैलेंजिंग प्रोग्राम है, क्योंकि इकॉनमी चैलेंज्ड है और इसके लिए कई एडजस्टमेंट्स होंगी जो गरीबों पे भी भारी पड़ेंगी। पर उम्मीद ये है कि फ़ंड भी रियलाइज़ करेगा और ज़्यादा एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, रिटेल सेक्टर पे टैक्स, ये सारा कुछ तो फंड के साथ किया। पर असल बात तो यह है कि हुकूमत ने इस साल अपने खर्चे 24% बढ़ाए जो जारी अखराजात हैं। तो अब हम इस गुफ्तगू में आए हैं कि इन जारी अखराजात को कैसे कम किया जाए। सो आपने जो 6 जिक्र किया मिनिस्ट्रीज़ का, इनकी बातचीत चल रही है, अभी ये ख़त्म नहीं हुई, पर इनकी क्लियर एक गुफ्तगू शुरू हो गई है कि जो भी ये 5-6 हैं, इसमें शायद इंडस्ट्रीज़ है, अदर डिविजन्स हैं, इनके डिविजन्स भी ख़त्म होंगे, ये मिनिस्ट्रीज़ भी, और झैली अदारे जो इनके हैं उनको भी मुंजमद किया जाएगा। अभी तक जो बात क्लियर सामने आई है वो एक PWD एक डिपार्टमेंट है जिसको बंद करने की बात हुई।
हमने यूएससी को बंद करने की, स्टोलिटी स्टोर्स को बंद करने की बात की, फिर गवर्नमेंट उस पर स्लो हो गई। यहाँ पे मैं कहता हूँ कि बड़ी प्रेपरेशन से आए, आप उनके 11-12 हज़ार एम्प्लॉयज़ को बताइए कि आप उनके साथ क्या करना चाहते हैं, कौन से स्टोर रहेंगे, शायद 6,000 स्टोर हैं, कौन से बंद होंगे, कौन से मुंजमद होंगे, कौन से प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे। ये फ्रेमवर्क बनना है। चलें, हुकूमत कुछ कदम उठा रही है इस तरफ, कुछ प्रोविंसेस को खर्चे जाने हैं, कुछ डेट को कम करने की, जो पेमेंट हर साल 9.5-10 हज़ार अरब की पेमेंट जाती है उसको संभालना है। टैक्स से निकलकर जो पहली गुफ्तगू हुई वो तो आईएमएफ का बड़ा जोर है उस पर, ये दूसरी चीज करनी है। तीसरी चीज ये है कि असल बात तो ये है नज़ीर नाजी साहब के, अनीक नाजी साहब के, हम क्यों जाते हैं इसमें। अनीक साहब, हम इसलिए जाते हैं फंड के पास, ये जो ट्रेडमिल है फंड की, इस पे इसलिए हम 24वीं दफा चढ़े हैं क्योंकि हम एक्सपोर्ट कम करते हैं और बार बार खसारे में जाते हैं। सारी गुफ्तगू हो रही है टैक्स बढ़ाना है, टैक्स बढ़ाना है। असल एक फिगर है 9% एक्सपोर्ट टू जीडीपी, जिसका मतलब है आप 30 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट पर फंसे हुए हैं। ये अगर अगले 3 साल में 45 अरब पे जाती हुई दिखाई दे आपको, तो मुल्क का जो बैरूनी खसारा है वो संभल जाएगा। ये काम करना है। इसके लिए एनर्जी सेक्टर की रीवैम्पिंग, देखिए कीमतें बढ़ाना रिफॉर्म नहीं होता, कीमतें बढ़ाना तो एक लाजिम व मलजूम जुज़ है। असल रिफॉर्म प्राइवेटाइजेशन, एनर्जी मार्केट, टैरिफ को ठीक करना, सप्लाई साइड आईपीपी से निगोशिएट करना। अब हुकूमत के पास एक चैलेंजिंग एजेंडा है। मैं आज भी कहता हूं कि पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक गवर्नेंस की कमी है या जो चैलेंज है वो प्योरली इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस और एचआर रिलेटेड है। जब भी ये बिल्ड कर लेंगे, पाकिस्तान 3 से 5 साल में अपनी इकोनॉमी को ना सिर्फ स्टेबलाइज कर सकता है, बल्कि ये आउटसोर्स थिंकिंग से, जब आज भी हम कहते हैं कि हम होम ग्रोन मॉडल कहीं बाहर से आके लोगों से बनवाना चाहते हैं, आईएमएफ की डॉक्यूमेंट पे डिपेंडेंट हैं, वर्ल्ड बैंक रिव्यू करता है उस पर डिपेंडेंट है, इस चीज़ से ठीक है अभी आपके पास अगर नहीं सलाहियत, पर अपनी सलाहियत बिल्ड कीजिए इन सब चीज़ों की। और जब ये सलाहियत बिल्ड करते चले जाएंगे तो आपकी असल में जो पैदावारी सलाहियत है मुल्क की एफिशिएंसीज हैं वो बेहतर हों तो मुल्क मुख्तलिफ दिखना शुरू हो जाएगा। ये एक ओवरऑल जायज़ा है पाकिस्तान के 3 साल का जो आने वाले हैं। लोगों के लिए गुजारिश ये है कि कुछ ये साल बेहतर है, महंगाई की बढ़ने की शरह कम हो जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस, गैस प्राइसेस का पास थ्रू हो गया है, पॉलिसी रेट नीचे आ गया है, रेमिटेंसेस बेहतर हैं, तो जो बाहर से लोग भेज रहे हैं पैसे, इसका मतलब है अगर 3 अरब डॉलर की रेमिटेंस पाकिस्तान लग रही है तो वो पैसा जो है अगर आप देखें तो वो लोगों के पास तो जा रहा है ना, हर 900 अरब रुपया जा रहा है, तो दे आर स्पेंडिंग दिस मनी। अब हमें सारा कुछ आगे लेकर चलना है जिसमें हुकूमत के फुटप्रिंट को कम करते हुए प्राइवेट सेक्टर एफिशिएंसी, कंपेटिटिवनेस लानी है। ये एक हर सतह पर मुख्तलिफ एजेंडा है जो हमने अभी बात की है, और ये मुश्किल भी होगा। आईएमएफ का प्रोग्राम कंप्लीट करना 37 माह का चैलेंजिंग होगा। ये सारे काम करना और इनको क्वालिटेटिवली थ्रू करना मुश्किल होगा। जिन असामियों का आप जिक्र कर रहे हैं बड़ी अच्छी बात है। मैं चूँकि सरकार में रहा हूँ तो मैं बखूबी समझता हूँ, बहुत सी असामियाँ एक ज़माने में हमने 70,000 कम की थी क्योंकि खाली पड़ी थी। जो असामियाँ खाली पड़ी हों उनको बतदरीज कम करना आसान काम है और ये कर देना चाहिए, पर ये ठीक कदम है। पेंशन रिफॉर्म्स करना सिविल सर्विसेज एक्ट में तरमीम मांगता है, ये कर देना चाहिए। अब ये सब काम करके हमें हुकूमत का जो फिर भी जो जारी अखराजात हैं उसमें बढ़ने की शरह को तो तोड़ें, 24% बढ़ी है इस साल। पीएसडीपी को ठीक करना है। अब इससे क्या मतलब है, जो सेंटर का काम है वो सेंटर करे, जो प्रोविंसेस के इतने बड़े एनुअल डेवलपमेंट बजट्स हैं उनको खर्च करने दीजिए। नालियां बनानी, छोटी सड़कें बनाना, ये उनका काम है, आप मत कीजिए ये काम। फेडरल पीएसडीपी को भी कम कीजिए और खर्च कीजिए टू फिनिश प्रोजेक्ट्स। ये है एक अमूमी जायज़ा पाकिस्तान की इकॉनमी का। आखिर में एक बात हमेशा मैं कहता हूँ कि फ़ंड के प्रोग्राम आपको एक टाइम और एक स्पेस देते हैं उस काम करने का जो फंडामेंटल काम है पाकिस्तान की इकॉनमी को ठीक करने का। वो मुश्किल काम है, दुश्वार है रास्ता, पर करना ज़रूर आपको पड़ेगा। अगर ये सब कुछ करेंगे और उन लोगों को साथ साथ सपोर्ट करते चले जाएंगे जिनको इनकम सपोर्ट में हम पैसे देते हैं, पर साथ साथ याद रखिए
20 लाख यूथ पाकिस्तान में एंटर करेगा इस साल भी नौकरियां ढूंढते हुए। इसके लिए इकोनॉमी को 5 से 6% ग्रो करना है। चलें, अच्छी बात है, 3.2% ग्रो करेगी। हम तकरीबन 1 मिलियन से ऊपर नौकरियां नई क्रिएट करेंगे इकोनॉमी में। चलें, दैट्स अ गुड स्टार्ट, बट इसको बहुत हमें आगे लेकर चलना है। असल रिलीफ लोगों के लिए है नौकरियां, अपॉर्चुनिटी, ताकि उनको मुल्क से 8 लाख लोगों को बाहर ना जाना पड़े कि वो नौकरियां ढूंढें। हम अपने टैलेंट को पाकिस्तान में इस्तेमाल कर सकें और आगे लेकर चल सकें। आखिर में एसओईज का बहुत बड़ा बोझ है, हमने बहुत दफ़ा गुफ्तगू की है। प्राइवेटाइजेशन करने के लिए प्राइवेटाइजेशन कमीशन, प्राइवेटाइजेशन डिवीजन, इन सब को, प्राइवेटाइजेशन लॉ को, इन सब को बहुत स्ट्रेंथन कीजिए। आपने अरबों डॉलर के प्रोजेक्ट बेचने हैं, आप मिलियंस ऑफ रुपीस देकर जरूर ऐसे लोग लाइए जो इस काम को समझते हों और पाए तकमील तक पहुंचाएं। अच्छा, ये बताइएगा कि एक नारा बुलंद हुआ, मुझे याद है किसी ज़माने में जब परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत आई थी तो उस ज़माने में भी उन्होंने बड़े घटिया किस्म के इश्तिहार, बी क्लास सेक्टर लेके घटिया प्रोडक्शन बनाई थी और वो टीवी पे वो इश्तिहार चलते थे कि वो पहले जो वो फाइलर और नॉन फाइलर का जो मामला था, टैक्स चोरी वो और था, अब दौर बदल गया है, अब टैक्स देना पड़ेगा, हर कोई फाइलर होगा। अब मैं कुछ दिनों से नोट कर रहा हूँ कि उतनी ही घटिया प्रोडक्शन, उतने ही बुरे एक्टर्स के साथ दोबारा से इस तरह के कमर्शियल चल रहे हैं कि बस इस दफ़ा जो है वो इरादा बड़ा सख्त है और सबको फाइलर होना पड़ेगा, नॉन फाइलर कोई नहीं रहेगा, वरना लोगों पर अब पाबंदियाँ आ रही हैं। वो चाइना से मेरा ख्याल है उन्होंने ये कंसीव किया कि जहाज़ पर सफ़र करने पर पाबंदी लग जाएगी, गाड़ी ख़रीदने पर पाबंदी लग जाएगी, वगैरह वगैरह। तो आपको पहली बात ये कि ऐसा होता दिखाई दे रहा है, और अगर ऐसा हुआ तो जाहिर है कि इसके असरात क्या होंगे? अनीक साहब, जिस मुल्क का टैक्स टू जीडीपी यानी कि 9% पर पिछले 10 साल से चल रहा हो, और कम से कम मतलब यही सोच लीजिए कि एनएफसी में लिखा था कि इसको 14-15% पे ले जाएंगे, तो ये जो 5-6% का गैप है, इसका मतलब ये है कि आज की तारीख में अगर ये गैप ना होता तो हम मतलब शायद 7-8 हज़ार अरब रुपया जो एक टैक्स गैप है ज़्यादा कमा रहे होते। ये तो एक बात है। ये पैसे कहाँ से आने? ये प्रॉपर्टी टैक्स से आने हैं, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स से आने हैं, कैपिटल गेन्स टैक्स ऑन प्रॉपर्टी से आने हैं, ये पैसे रिटेल और होलसेल से आने हैं जो 40% है इस मुल्क का। पाकिस्तान मांग के या अपने खसारे करके और डेट लेकर हुकूमत चला सकता है, चलता जाएगा ऐसे भी सिलसिला। मैक्रो जो फंडामेंटल्स हैं वो ख़राब होते चले जाएंगे। मालियाती खसारा 7% का करते हैं, 9-10 हज़ार अरब बोरो करते हैं, इस पे डेट जो है वो आज 70,000 अरब है मुल्क का, 70,000 अरब। मेरा जब जन मुशर्रफ का जो जिक्र कर रहे थे, शायद जब उनकी हुकूमत गई थी तो ये 6,000 अरब रुपया था, अगर मुझे ठीक याद हो। सो खुद सोच लीजिए कि 15-20 साल में कहाँ आ खड़ा हुआ है मुल्क। अनटेनेबल है, ये एडजस्टमेंट्स के साथ चल रहा है। अब भी अगर ये काम नहीं करेंगे, नॉन फाइलर क्या चीज़ होती है नज़ीर अनीक साहब, आप टैक्स देते हैं, मैं नहीं देता, और मुझे आप ये कहते हैं कि चलें आप 4% ज़्यादा दीजिए पर अपने गोशवारे ना दाखिल कराइए। ऐसी कोई चीज़ नहीं है। मैंने मेज़ पर बैठकर भी और अब आपके सामने भी ये अर्ज़ किया है कि 3 चीज़ें हमें बंद करनी पड़ेंगी। एक, आप घर नहीं ख़रीद सकता मैं अगर मैं फाइलर नहीं हूँ और मेरी प्रॉपर टैक्स रिटर्न नहीं है। एक, मैं गाड़ी नहीं ख़रीद सकता, और एक, मुझे पासपोर्ट का इजरा नहीं होगा। अगर आप ये 3 चीज़ें बंद कर देना कि ये आप नहीं कर सकते, क्योंकि सारा डेटा तो लाइफस्टाइल का अनीक साहब मेरा मौजूद है ना गवर्नमेंट के पास। क्या मौजूद है? मैंने कब ट्रैवल किया, FIA में से डेटा मिल जाएगा। मेरे बैंक अकाउंट्स क्या हैं, सारे बैंक अकाउंट्स मौजूद हैं, FBR जा सकता है। मेरे घर के बिजली का बिल क्या आता है, मैं गैस का बिल क्या देता हूँ, मेरे बच्चे कहाँ तालीम हासिल करते हैं, मेरी सैलरी में टैक्स क्या आता है, मैं अगर कहीं कंसल्टेंसी करता हूँ, कहीं पढ़ाने जाता हूँ तो वो क्या चेक भेजते हैं मुझे बताइए और क्या चाहिए। पाकिस्तान इज़ अ डेटा रिच कंट्री माशाल्लाह। सो जहाँ मैं बाहर काम करता था वहाँ तो प्री पॉपुलेटेड रिटर्न आता था। ये सारे काम करने हैं। जी डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। की माजरत, प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर ख़त्म हुआ, लेकिन गुड नोट, अच्छे नोट पे बात ख़त्म करते हैं कि अगर नीयत हो, इरादा हो, तो डॉक्टर साहब ने जो रास्ते बताए हैं सादगी इख्तियार करने के, अगर उस पर चला जाए, हल हमेशा होता है। यानी फाइलर हो, आप टैक्स का निज़ाम बेहतर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टैक्स नेट में लेकर आएँ, किसी के लिए माफ़ी नहीं होनी चाहिए। बातें तो सिंपल और सादा हैं, प्रॉब्लम इम्प्लीमेंट होने पे है, क्या उसकी नीयत है या नहीं, आने वाले वक्त में हमें इसका जवाब मिल जाएगा। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे ख़त्म हुआ, आपसे मुलाकात होगी अगले शो के साथ। अब इजाज़त दीजिए इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को शाद और आबाद रखे। अल्लाह हाफ़िज़।